Hello everyone. So this is a passage based question that has been asked in SSC CGL 2023. So आप देख सकते हैं इस पैसेज में some words have been deleted और उस कुछ कुछ शब्दों को बीच से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया और उसकी जगह खाली स्थान यानी ब्लैंक भर दिया गया और उसी ब्लैंक को उसी खाली स्थान को हमें भरना है विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी पैसेज, वो भी टाइम कम होता है इसके लिए कि एक बार आप स्किमिंग कर लें, जल्दी से इसको एक बार पढ़ लेते हैं और इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि पैसेज का टोन क्या है, पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है और पैसेज का टेंस क्या है, इसकी ग्रामर और वोकेबलरी कैसी है, सो डैट इस ब्लैंक को हम एप्रोप्रिएट ऑप्शन से भर सकें। सो लेट जस्ट रीड इट। वॉर इज़ मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड बाय सोसाइटी। The real picture of warfare is as horrific and dash one can imagine. Often, soldiers who witness death like experiences suffer from psychological disorders and are dash for the rest of their lives. Many war poems contrast all the sentimental myths about warfare by dash the harsh realities that soldiers face. The real trauma is seen in people who are left to dash for their loved ones after they are gone. सो बेसिकली इसमें बात की जा रही है वॉर के बारे में और ये बताया जा रहा है कि वॉर सोसाइटी के द्वारा बड़ा इसको ग्लोरीफाई करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा और इसको बड़ा गौरवान्वित और बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ की जाती है। लेकिन जो रियल पिक्चर है वॉर का वो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है, डरावना है और अक्सर सोल्जर्स जो मौत को करीब से देखते हैं, डेथ लाइक एक्सपीरियंस को देखते हैं, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी उनकी बची है उस उतनी ज़िंदगी में। और बहुत सारे वॉर पोएम्स को अगर हम पढ़ें तो उसमें जो एक्चुअली में सोल्जर रियलिटी को फेस करते हैं और जो सेंटिमेंटल मिथ है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन देखा गया है। और जो रियल ट्रॉमा है वो उन लोगों में नज़र आता है जो रह जाते हैं, उनके उनके परिवार के कुछ लोग जो रह जाते हैं और हमेशा उस चीज़ का गम मनाते हैं जो लोग जा चुके हैं। सो लेट जस्ट स्टार्ट सोल्विंग इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो पहला सेंटेंस हमें भरना है जिसमें एक ब्लैंक है, वॉर इज़ मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड डैश बाय सोसाइटी। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ग्लोरीफाइड जो है इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ की तारीफ करना, किसी चीज़ को सम्मान देना, प्रेज करना, ठीक है। और ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और इसके ठीक बाद कंजंक्शन आया है और कंजंक्शन बड़ा वफादार है। ये इंग्लिश में अगर अपने पहले जो वर्ड फॉर्म लेता है बाद में भी वही वर्ड फॉर्म लेगा, तो इसने पहले एडजेक्टिव लिया है तो बाद में भी एडजेक्टिव ही लेगा और बड़ा पॉजिटिव एडजेक्टिव है ग्लोरीफाइड। तो अगर हम ऑप्शंस को पढ़ें, पहला ऑप्शन है शार्पेंड। शार्पेंड का मतलब है किसी चीज़ को तेज़ धार वाला बनाना, जैसे चाकू को, तलवार को तेज़ धार का शार्प करते हैं। सीमेंटेड का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना। सैक्रिफाइस्ड का मतलब है कुर्बानी, बलि देना, गिव अप भी करना होता है। और फोर्थ है यूलोजाइज्ड। यूलोजाइज्ड का मतलब होता है प्रेज, तारीफ करना। ये यूलोजाइज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू प्रेज, टू तारीफ। तो ऑप्शन वन, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शन देखेंगे दे डू नॉट फिट द कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ और सिर्फ चौथा, क्योंकि यूलोजाइज्ड का मतलब भी है टू प्रेज और ग्लोरीफाइड का मतलब भी है प्रेज, तो वहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे, द रियल पिक्चर ऑफ वॉरफेयर इज एज हॉरिफिक। जो असली हकीकत पिक्चर है वॉर की, युद्ध की, बैटल की, वो उतना डरावना है, इज एंड डरावना, और उसके बाद फिर से कंजंक्शन आया तो वैसा ही कोई एडजेक्टिव यूज होगा। अगर आप पहला ऑप्शन देखें लेंथनिंग, तो ये तो डज नॉट फिट द कॉन्टेक्स्ट, मैच ही नहीं कर रहा है। लेंथनिंग किसी चीज़ को बढ़ाना, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणा, डिवास्टेटिंग मतलब तबाही, और हॉकेनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। तो राइट आंसर विल बी डिवास्टेटिंग, वेरी सिंपल। ऑफन सोल्जर्स, अगला जो सेंटेंस है, ऑफन सोल्जर्स, अक्सर जो सोल्जर्स विटनेस करते हैं डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरते हैं, एंड आर, और वो क्या होता है, और आर क्या है, वर्ब है, और किसके लिए आया है, सोल्जर्स के लिए आया है। तो सोल्जर्स हमारा प्लूरल नाउन है और उसके बाद प्लूरल वर्ब आया है, तो यहाँ पे सोल्जर्स के बारे में बात की गई है। तो जो भी नाउन के बारे में बात करते हैं हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन एडजेक्टिव है और यहाँ पे हमें एक करेक्ट एडजेक्टिव चूज करना है। तो सोल्जर्स आर क्रीप्ड फॉर देयर रेस्ट ऑफ द लाइफ। क्रीप्ड का मतलब है जो दबे पाँव चलता है या रेंगता हुआ चलता है, तो ये तो नहीं होगा। शेल्ड वर्ड तो आपने सुना है, किसी चीज़ का ऊपरी हिस्सा, आउटर लेयर,
तो ये भी नहीं होगा। नम्ड, नम्ड मतलब होता है सुन्न पड़ जाना, इनएक्टिव हो जाना, किसी चीज़ से इतना ज़्यादा सहम जाना कि आप बड़े ज़्यादा शून्य और इनएक्टिव हो जाते हो, तो ये मैच कर रहा है। हार्डेंड, हार्डेंड का मतलब है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाना, तो राइट आंसर विल बी नम्ड। सोल्जर्स आर नम्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मिनी वॉर पोम्स, कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारे वॉर पोम्स कॉन्ट्रास्ट करते हैं, विरोधाभास दिखाते हैं सेंटिमेंटल मिथ्स जो वॉरफेयर के बारे में चलती आती है और जो हार्श रियलिटी सोल्जर फेस करते हैं। तो वॉरफेयर बाई क्या होगा? वॉरफेयर बाई एक्सपोजिंग, हार्डनिंग, गिविंग एंड बीइंग। सो करेक्ट आंसर विल बी एक्सपोजिंग। हकीकत को दिखाते हैं वो कि हकीकत ये है, और कविता के द्वारा वो दिखाते हैं कि क्या हकीकत है जो सोल्जर फेस करते हैं और क्या एक भ्रम है जो चला आ रहा है वॉर को लेके। द रियल ट्रॉमा, आखिरी सेंटेंस, द रियल ट्रॉमा इज सीन इन पीपल। असली ट्रॉमा तो उन लोगों में देखा जाता है हु आर लेफ्ट, जो रह जाते हैं। टू थिंक फॉर देयर लव वन, टू थिंक वर्ब है, और थिंक ऑफ होता है या थिंक अबाउट होता है। थिंक फॉर does not fit the context. To memorize for their loved one, no, to memorize their loved ones अगर होता, preposition नहीं होता, तो ये सही हो सकता था। वैसे भी ये context में fit नहीं हो रहा है, मैं grammatically भी बात कर रहा हूँ। To mourn, ठीक है। अब mourn का मतलब है शोक, ग्रीफ, दुख। और टू रेजिस्ट, फोर, अगेन रेजिस्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फोर नहीं आएगा। सो द राइट आंसर विल बी टू मोर्न फॉर देयर लव्ड वंस। अपने लव्ड वंस का शोक मनाने के लिए वो रह जाते हैं और इस बात का उन्हें ट्रॉमा होता है जो उन्हें छोड़कर चले गए आफ्टर दे आर गॉन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और बेसिक स्ट्रैटेजीज से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।